नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं सुरभि। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है और बाढ़ से प्रभावित जिलों को सीएम की सौगात मिलने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो लखनऊ से बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग रह रहे थे उनके लिए अब नए सौगात लेकर के आ रहे हैं और सीएम ने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत राशि बांटने का ऐलान किया और कृषि निवेश अनुदान राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि 3,48,511 का ये जो संख्या बताई जा रही है ये राहत राशि के तौर पर किसानों को बांटी जाएगी। 113,20,66,000 रुपए की राशि बांटी जा रही है और भारी बारिश से 19 जिलों में फसलें बर्बाद हुई थी, जिसके वजह से जो प्रभावित फसलें थी जो भी बाढ़ के वजह से बर्बाद हुई थी उसको लेकर के 19 जिलों में ये फैसला लिया गया है कि 19 जिले के किसानों को ये राशि बांटी जाएगी और सीएम ने ये बड़ा ऐलान किया है। और वहीं 3,48,511 लाख की जो ये रकम बताई जा रही है और 113,20,66,000 रुपए की राशि बांटी गई है और भारी बारिश से प्रभावित यानी 19 जिलों में जो जिनकी भी फसलें बर्बाद हुई है उन्हें ये राशि बांटी गई है। और सीएम योगी की ये बड़ी सौगात मानी जा रही है किसानों के लिए। बाढ़ से प्रभावित जिलों को सीएम ने सौगात दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसके बाद से किसानों को ये राहत पैकेज दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल निदेशालय ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान चलाया गया जिसमें उद्गम स्टेशन से लेकर गंतव्य स्टेशन तक रेलवे में यात्रा कर रही महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मेरी सहेली अभियान की टीम ट्रेन में उन महिलाओं की पहचान करेगी जो ट्रेन में अकेले सफर कर रही है, उनको सुरक्षा का एहसास कराया जाएगा। इस अभियान का नेतृत्व महिला कांस्टेबल सुनीता की ओर से किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल निर्देशालय द्वारा एक मेरी सहेली प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें जो गाड़ियाँ अपने ओरिजिनेटिंग से चलेगी वहाँ पर हम ऐसी महिलाओं के लिए जो अकेले यात्रा करती किसी कारणवश उनकी आइडेंटिफाई करेंगी और उनके लिए रास्ते में सुरक्षा के लिए उनको ब्रीफ करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पूरे भारत में ये अभियान चलाया जा रहा है। जिस स्टेशन की गाड़ी रखेगी वहाँ पर भी उन महिलाओं को अटेंड किया जाएगा और उनकी यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको तत्काल दूर किया जाएगा। लखनऊ में काकोरी पुलिस को नशा तस्कर मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक शफीक नाम के आरोपी के पास से 400 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है, जबकि वांछित चल रहे दूसरे व्यक्ति विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के रहने वाले बताए गए। ये मामला हम आपको बता दें लखनऊ का बताया जा रहा है जहां पर काकोरी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों आरोपियों के पास से 400 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। पुलिस इन दोनों आरोपियों की तलाश काफी लंबे समय से कर रही थी, जिसके बाद से जैसे ही इन्हें लीड मिली पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से 400 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इनके तार कहां कहां और किसके साथ जुड़े हुए हैं इसका भी पता लगाने की कोशिश काकोरी पुलिस कर रही है। और खबर जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली के सामने की है जहां ट्रैफिक में फंसे बीजेपी सांसद के प्राइवेट गनर ने सिपाही को थप्पड़ मार दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं आक्रोशित भीड़ ने सांसद की दूसरी गाड़ी को रोक लिया और भीड़ ने कोतवाली के सामने घंटों भर हंगामा किया। आगे की गाड़ी में बैठे सांसद ने गनर को छोड़ दिया वहीं पर और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। और ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भीड़ इकट्ठी हुई है और बीजेपी सांसद के जो गाड़ी रोकी गई है बीजेपी सांसद के इस गाड़ी से एक प्राइवेट गनर निकलता हुआ नजर आ रहा है और
ये गनर जैसे ही उतरा गाड़ी से, वो सिपाही के पास जाकर उसने सिपाही को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया। और वैसे ही ये वीडियो भी अब सीसीटीवी फुटेज का जो बाहर आया है, अब ये धीरे धीरे लोगों के बीच फैलता जा रहा है, ये वायरल होता जा रहा है और इसे को लेकर के अब बीजेपी सांसद के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सोनभद्र से एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी है और 4 लोग कार में सवार बताए जा रहे थे, सभी सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और ब्रेक फेल होने के कारण ये टक्कर हुई है। और सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद से पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया। शक्तिनगर वाराणसी की ये घटना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये टक्कर हुई है और ट्रेलर और कार के बीच में ये टक्कर बताई जा रही है। इस टक्कर में कहा जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे, लेकिन चारों में से किसी को भी कोई चोट लगने की कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। इन चारों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है कार से। और वहीं ट्रेलर चालक जो था उसे भी कोई चोटें वैसी नहीं आई है। और साथ ही सोनभद्र की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक ट्रेलर और कार के बीच में टक्कर हुई। कार में 4 लोग सवार थे, लेकिन उनमें से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया और इस टक्कर के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से ये टक्कर हुई है। और ये पूरा मामला शक्तिनगर वाराणसी मुख्य मार्ग की घटना बताई जा रही है। और इस वक्त त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में नकली मिठाइयां भी बाजारों में जोरों शोरों से अब बिकना शुरू हो गई है, जिस पर लगाम लगाने के लिए महाराजगंज जिले में प्रशासन ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। दशहरा और दिवाली को देखते हुए बाजारों में तरह तरह की मिठाइयां बाजारों में बिकनी शुरू हो जाती है और वहीं दुकानदार अपने मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर दावे तो कर रहे हैं, लेकिन बाजार में अभी से नकली मिठाइयां भी नजर आने लगी हैं। ये मामला हम आपको बता दें, जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है भारत में, लोग मिठाई की दुकानों का रुख करने लगते हैं और मिठाइयां खरीदने के लिए होड़ मची होती है। लेकिन हर साल ये देखा जाता है कि जैसे ही त्योहारों की शुरुआत होती है, ऐसे में जब मिठाइयों की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस वक्त ऐसे मामले भी बताए जाते हैं और सामने आते हैं कि नकली मिठाइयां लोगों के बीच बांटी जाती है और लोग मजबूर हो जाते हैं। जब वो अपने घर लेकर के जाते हैं, उनका स्वास्थ्य में किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तब उन्हें पता चलता है कि वो मिठाइयां नकली थी, जिसके वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। और उसके बाद इस मामले पर कई बार खुलासे भी हुए हैं और कई बार दुकानदारों से ये कहा भी गया है, अपील भी की जाती है हर साल कि नकली मिठाइयों का इस्तेमाल ना करें, अपनी दुकानों में ना रखें। वैसे दुकानदारों का हर साल यही कहना होता है कि वो अपनी मिठाइयों में गुणवत्ता लाते हैं और अच्छी तरीके की मिठाइयां बनाकर ही लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आखिर ये नकली मिठाइयां आती कहां से, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार ऐसे कई बार ऐसी खबरें सामने आई जब नकली मिठाइयों के साथ दुकानदारों को पकड़ा गया, उनका भांडाफोड़ किया गया। और इस साल भी ऐसी ही कुछ खबरें सामने आ रही है जब मिठाइयों की दुकान पर नकली मिठाइयां देखी जा सकती हैं। लेकिन इसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी दुकानदारों को एहतियात बरतने के लिए कह रही है और एक तरीके से अपील भी की जा रही है। लेकिन अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसे पकड़ा गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आगामी त्यौहार को देखते हुए हमारे स्तर से फूड इंस्पेक्टर और तमाम टीम के द्वारा जो है लगातार कार्रवाइयाँ की जानी है। अगर जो गलत जो है गलत तो मिठाई चाहे कोई भी सामान बेचते हुए पाए जाएंगे, उनका सीज करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पहली बात तो ये कोरोना काल में जो है बिल्कुल स्वच्छ सफाई पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सैनिटाइज़र वगैरह के साथ सब इंतज़ाम है। मिठाइयाँ कलरफुल में हमारे यहाँ मिठाई नहीं बनती है कोई, और खोआ शुद्ध खोआ दूध से मिठाई बनती है। कई जगह शिकायतें आती हैं कि नकली खोआ का इस्तेमाल हो जाता है। नहीं, हमारे यहाँ प्रमाण है, हमारे यहाँ भट्टी पे सामने खोआ चलता है, उसी का मिठाई बनता है। और आगरा के इत्मादपुर क्षेत्र में BAMS के छात्रों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और डिप्टी CM दिनेश शर्मा के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया।
बता दें कि इसी हाईवे से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा टुंडला जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को समझाया और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। इस दौरान छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था, लेकिन कॉलेज की मान्यता न होने के कारण 2 साल से एक ही कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। ये मामला हम आपको बता दें, जहां छात्र विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए थे और उनका यही आरोप है कि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे उसकी मान्यता रद्द हो गई थी, जिसके वजह से 2 साल तक उन्हें एक ही कक्षा में रहकर पढ़ाई करनी पड़ी और इसी को लेकर के वो विरोध जता रहे थे। और जिस वक्त उन्हें पता चला कि डिप्टी सीएम वहां उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो छात्रों ने रास्ता जाम कर दिया और डिप्टी सीएम के इस काफिले को रोकने की कोशिश की और इस काफिले को रोकते हुए उन्होंने कोशिश की कि वो डिप्टी सीएम से बात कर सके, लेकिन पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया और छात्रों को वहां से रास्ता खाली करने को कह दिया गया और उन्हें फिलहाल समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है और कहा गया है, उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि इस मामले पर काम किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या छात्रों की समस्या सुनने के लिए कोई वाकई बैठा है, क्या उनकी समस्याएं हल हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि जब 2 साल से ये छात्र गुहार लगा रहे थे और एक ही कक्षा में पढ़ने की बात कह रहे हैं, तो अब तक इस पर जोर क्यों नहीं दिया गया, ध्यान क्यों नहीं दिया गया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ये केवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं। इनका कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाने के कारण इनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। 3-4 महीनों से बच्चे काफ़ी परेशान हैं और इसको लेकर के इनके ये आक्रोशित थे। ये कॉलेज प्रशासन, इनका कहना है कि हमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर के आज इन्होंने जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। इसको बाद में समझा बुझा करके इनको आश्वासन दिया गया। इन्होंने कहा हमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलवाना है, तो उसके लिए 2 प्रतिनिधि इनके भेजे गए हैं, जो नियमानुसार कार्रवाई हो जाने पे इनको मिलवाया जाएगा और जो भी इनकी ग्रीवांसेस हैं उसको हम लोग दूर कराने का उचित माध्यम से प्रयास करेंगे। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिस्म फरोशी का मैसेज और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस के संज्ञान में आने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी काला बाबा को गिरफ्तार किया है और पुलिस अब लगातार काला बाबा से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब पुलिस ने एक आरोपी यानी काला बाबा को गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि इस मामले में काला बाबा का जो शख्स बताया जा रहा है, काला बाबा नाम से जो ये शख्स है, इस शख्स ने कुछ वीडियोस वायरल किए हैं और साथ ही कुछ जिस्म फरोशी के मैसेजेस भी वायरल किए हैं, जिसको लेकर के पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इस बात की जानकारी पुलिस तक मिलते ही पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की और आरोपी काला बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस वक्त आरोपी काला बाबा से पूछताछ कर रही है और साथ ही आगे पूरा मामला जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसने ऐसा काम क्यों किया और जिस्म फरोशी का ये जो मैसेज इसने पास किया है और वीडियो बनाए हैं, वो इसने कैसे बनाए और किन किन लोगों के साथ इसने मिलकर के ये काम को अंजाम दिया, इस पर अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। और कानपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए दोनों बदमाश और पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। गिरफ्तार दोनों बदमाशों पर लूट के 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। पिछले दिनों नजीराबाद थाना क्षेत्र में महिला से चैन स्नैचिंग के मामले में दोनों की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद से इन आरोपियों का पता चला और इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। अगली खबर महोबा से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा थाई मोहल्ले में गैस रिफिलिंग के मारुति वैन में भीषण आग लग गई। आग लगने से घने आबादी वाले इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर से कार में गैस रिफिलिंग हो रही थी, जिस दौरान इस वैन में आग लग गई और
एक बड़ी अनहोनी होते होते टल गई, लेकिन जिस तरीके से केवल इस वैन में आग लगी, तुरंत ही इस बात की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंची और उसके बाद से आग पर काबू पाया गया। खबर हापुड़ पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां अज्ञात कारणों से रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से रेस्टोरेंट में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। ये मामला हम आपको बता दें, हापुड़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी है और आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इतनी भीषण आग लगी है इस रेस्टोरेंट में, और ये आग का गुबार भी आप देख सकते हैं और चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें ही नजर आ रही हैं। और इस बात की सूचना दी गई दमकल विभाग को, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से कड़ी मशक्कत की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके, और उसके बाद से इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आग इस रेस्टोरेंट पे लगी कैसे, क्योंकि इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, केवल आशंकाएं जताई जा रही है। और आशंकाएं तो ये भी जताई जा रही हैं कि आखिर इस आग में लाखों का नुकसान भी हो सकता है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जब बिखरू कांड में ईडी की जांच अब तेज हो गई है। कल विकास दुबे की पत्नी से पूछताछ हुई थी, जिसके बाद आज जय वाजपेयी की पत्नी से ईडी पूछताछ करेगी। विकास दुबे का खजांची था जय वाजपेयी, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 36 लोग फिलहाल नामजद है, जिनको लेकर के ईडी शिकंजा कसती जा रही है और ईडी का शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। अब जो विकास दुबे के परिवार बताए जा रहे हैं, विकास दुबे के परिवार पर ईडी का शिकंजा कस रहा है और 36 लोग फिलहाल नामजद बताए जा रहे हैं। विकास दुबे का खजांची भी बताया जा रहा है जय वाजपेयी, और जो खजांची बताया जा रहा है उस पर भी ईडी अपना शिकंजा कस रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि जय वाजपेयी से भी ईडी पूछताछ करेगी। जय वाजपेयी के 139 संपत्तियों की जांच होगी, ऐसा कहना है ईडी का, और ईडी इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। करीब करीब 8 घंटे पूछताछ की गई थी विकास दुबे की पत्नी से भी, उसके बाद से ये मामला सामने आया जब ईडी शिकंजा कस रही है। और गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा आरोप लगाया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके के करहेड़ा में हुए धर्म परिवर्तन में दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया, और वही विधायक ने कहा कि हाथरस में भी दंगा फैलाने की साजिश के सबूत मिल चुके हैं, और कहा कि धर्म परिवर्तन के पीछे अरविंद केजरीवाल, दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का हाथ हो सकता है। उनके इशारे पर यह सब हुआ है। इस मामले में नंदकिशोर ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर जांच की बात की है। करेड़ा में जो साहिबाबाद थाना क्षेत्र लगता है, जो वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में जो एक अफवाह फैलाई गई, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम जो माफिया डॉन है, उसके इशारे पे ये सारा खेल हुआ है। मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इसकी जांच कर ली जाए। मैंने पहले भी पत्र लिखा था, और पत्र लिखने के बाद मुझे इस्लामाबाद से धमकी आई थी, और उन्होंने धमकी में जो कहा था, और रिकॉर्डिंग भी है डी कंपनी की। तो इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, जातीय दंगों में धकेलने के लिए। हाथरस कांड जब हुआ था, तो हाथरस कांड में भी एक साजिश थी, जिसको समय रहते हुए हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है, उस चीज़ को पकड़ लिया गया था। अब ये क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव के दृष्टिकोण से चुनाव में लाभ लेने के लिए और देश को अस्थिर करने के लिए, दंगा कराने के लिए, ये डी कंपनी के इशारे पे अरविंद केजरीवाल और उनके एक विधायक जो ओखला से विधायक हैं अमरदुल्लाह, उनका मैंने पहले भी लिखा था कि फंडिंग आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को दुबई से और पाकिस्तान से डी कंपनी के द्वारा की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, क्योंकि मौलाना साद के बारे में मैंने कहा था,
उसकी जांच नहीं की गई। उसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह प्रयोगशाला बना रहे हैं और देश की सरकार को, क्योंकि भारत जिस तरह विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, मौलाना साद ने यही षड्यंत्र करने के बाद आज देश की जो हालत हुई है कोरोना की, ये सब पूरा देश जानता है। तो मेरा यही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से ये मेरा निवेदन है, इस प्रकरण की जांच हो और इन सरकार को तुरंत बर्खास्त करके केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर मेरी बात गलत है, मैंने कहा भी है, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर साल की तरह इस साल भी पंजाब में पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर अब फिर बढ़ने लगा है। एक तरफ तो देश कोरोना को हराने में लगा हुआ है, तो वहीं अब प्रदूषण भी बड़ी चुनौती बन रहा है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना को हराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हर साल की तरह राजधानी दिल्ली में फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ने का लगातार खतरा बना हुआ है। लेकिन सबके बीच एक अच्छी आदत जो बनी वो है लोगों का मास्क पहनना। जी हां, दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिससे यहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से खतरा पैदा होता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 36 प्रदूषण निगरानी स्टेशन में से 19 स्टेशन में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। वहीं 14 स्टेशन ने सूचकांक को खराब श्रेणी में दर्ज किया, जबकि एक ने इसे मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया। क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, जिससे प्रदूषण का खतरा और भी बढ़ जाता है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदूषकों में वृद्धि, हवा की कम गति का ये परिणाम। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पराली की वजह से प्रदूषण और बढ़ रहा है। देखिए, कोविड के बचाव तो हैं, 2 गज की कम से कम दूरी रखें और मास्क पहने। मुख्य चीज़ तो ये है, बार बार हाथों को धोएं। और यही पोल्यूशन में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है कि मास्क पहनिए, मास्क पोल्यूशन से भी बचाएगा, कोविड से भी बचाएगा। देखिए, सभी उत्तरदायी संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करके, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ, नोएडा प्राधिकरण, सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करके ये पूरी कोशिश है कि नोएडा में किसी भी प्रकार से लोकल स्तर से पॉल्यूशन को ऐड ना होने दिया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 10 मुख्य मार्गों में रोड डस्ट सैंपलिंग भी की गई थी। उसके जो परिणाम आए, उसके आधार पर नोएडा प्राधिकरण से सामंजस्य स्थापित किया गया है कि उन सड़क विशेष पर ये ध्यान रखें कि डस्ट मिनिमम हो। ये दूसरे राउंड में भी ये अध्ययन किया जाएगा ताकि कितना इफेक्ट आया है या और अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आवश्यकता है। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी जिम्मेदार परियोजना में जहाँ पर इस एंटी स्मॉग गन की आवश्यकता है, वहाँ पर बिना एंटी स्मॉग गन के कार्य ना हो, ताकि धूल को मिनिमम स्तर पर रखा जा सके। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर वार करते हुए कहा कि पराली जलाने की समस्या केवल दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की है। पॉल्यूशन और ये जो पराली का खास तौर से है, ये केवल और केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। हम हर बार इस समय बात करते हैं कि साहब ये पराली का जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली की देन नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। देन की भी बात नहीं है, समस्या की भी है कि खाली दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खास तौर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं किया। पूरे साल हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ नहीं किया। वो पूरा साल हाथ पर हाथ धरे बैठे। पूरा उत्तर भारत इससे भुगत रहा है। आपको बता दें कि हवा की गुणवत्ता को 0 से 500 के स्केल पर नापा जाता है। 0 से 50 के बीच एयर क्वालिटी को अच्छा माना जाता है, जबकि 300 से ऊपर ये बेहद खतरनाक माना जाता है। अगर बात करें दिल्ली की, तो हर साल AQI 300 से ऊपर दर्ज किया जाता है,
जिस कारण यहाँ रहने वाले लोगों में तरह तरह की बीमारियां भी पनप रही हैं। साफ हवा में सांस लेने के लिए दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर तक का चलन निकल चुका है। न्यूज डेस्क, नेशनल वॉइस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।